तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पिछले वीडियो में वेक्टर एडिशन देखा था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से। उसमें हम क्या करते थे, हम दो वेक्टर लेते थे या दो से ज़्यादा वेक्टर लेते थे और उसे ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे। मतलब उसका एक नेट इफेक्ट रहता था उन दो वेक्टर्स का, हम वैसा। और अभी इस वेक्टर रिजोल्यूशन में हम क्या करेंगे, उसका ठीक अपोजिट करेंगे। मतलब हमारे पास एक वेक्टर रहेगा और हम उसे उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे या तोड़ेंगे, जैसा बोल सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। ये आपके सामने मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, इसका नाम ले लेता हूँ मैं आर बार। ठीक है, तो अभी आप इस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है। मतलब जैसा हमने पिछले में ऐड किया था वैसा ही सेम स्टेप, बस आपको उल्टे रिवर्स मैनर में जाना है। तो ठीक है, तो जो वेक्टर रिजोल्यूशन है वो आपको जो नए वेक्टर्स जो आपके कंपोनेंट्स बनेंगे वो किस लाइन के अलॉन्ग रहेंगे और किसके पैरेलल रहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है और आपके सामने कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक एक दिखाता हूँ कि एक वे कैसा है इसको रिजॉल्व करने का। तो समझिए, आपको आपके वेक्टर को इस लाइन के अक्रॉस रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके वेक्टर का हेड है वहाँ से एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्सटेंशन करेंगे इस तरह से, और आप इस लाइन को जोड़ देंगे और ये आपका हो गया एक वेक्टर, एक कंपोनेंट हो गया। आप इसको बोलेंगे कि ये हमारे वेक्टर का कंपोनेंट है, इसको मैं ले लेता हूँ आर एक्स बार। ठीक है, जो आपका दूसरा रहेगा वो इसके ठीक परपेंडिकुलर रहेगा, जो इस साइड आएगा। देखिए, आप मैंने ठीक हमारे फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर बनाया। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आया था हमने उसके ठीक परपेंडिकुलर एक्सटेंड किया है और सेम हेड को भी परपेंडिकुलरली किया है। तो इससे आपको आएगा आपका दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से देखें कि आर एक्स और आर वाई का जो एडिशन है वो आपको आर वेक्टर ही देगा। तो जो आर वेक्टर है वो आर एक्स वेक्टर है प्लस आर वाई वेक्टर, ये ठीक पैरेललोग्राम लॉ जैसा ही है। तो ठीक है, अभी मैंने इस लाइन के अक्रॉस किया। आप बोलेंगे नहीं मुझे किसी और लाइन के अक्रॉस करना है, तो मैं सेम आपको एक दूसरा दिखाता हूँ कि आपका ये सेम वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, आपको ले लीजिए, आप इस लाइन के क्रॉस करना चाहते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे इस लाइन के क्रॉस करना है। तो आप ठीक इस लाइन के परपेंडिकुलर हेड से एक्सटेंड करेंगे। इसे देख सकते हैं मैंने कैसा किया है। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट। अब ये वेक्टर के परपेंडिकुलर भी आपको एक और एक्सटेंशन करना पड़ेगा और हेड से भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका आर एक्स आर वाई। ये केस में भी जो आपका आर वेक्टर है वो है आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को किस लाइन के अक्रॉस रिजॉल्व करना है, और ये एक्चुअल में कंडीशन पे होता है कि आपको सामने कैसा कंडीशन मिल रहा है। तो मैं आपको ये एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। तो अभी एक और बात है कि आप बोलेंगे कि हमने परपेंडिकुलर ही क्यों किया, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम लॉ में देखा था कि हम एक एंगल थीटा पे भी वेक्टर को कर सकते हो, तो हमने इसको इसमें क्यों नहीं रिजॉल्व किया। तो उसका रीज़न ये है कि अगर थीटा हो जाता है तो उसको हमारा आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमने पिछले समय फॉर्मूला देखा था जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। तो जब 90 डिग्री हो जाता है तो हम एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ। कि समझिए कि ये थीटा आपको पता है, इसको हम ले लेते हैं थीटा। ये एंगल आपको पता है ये थीटा है। तो आपका जो आर एक्स का मैग्नीट्यूड रहेगा आर एक्स वेक्टर का वो रहेगा आर कॉस थीटा, और जो आपका आर वाई हो जाएगा वो आर साइन थीटा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाऊंगा कि वेक्टर रेजोल्यूशन क्यों इतना ज़रूरी होता है। तो चलिए दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। तो ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। ये जैसा एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने एक कार ड्रॉ की है जिसका मास हम एम ले लेते हैं। कितना एम केजीस हो सकता है, और वो एक स्लोप पर खड़ी है। और वो एक स्लोप है जिसका इंक्लिनेशन मैं ले लेता हूँ थीटा पर खड़ी है। तो जो कार का जो वेट रहेगा उसको हम लिखेंगे एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वेट रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको देख के ही बोल सकते हैं कि ये जो कार है वो नीचे की तरफ ढलान की तरफ गिरने की कोशिश करेगी।
तो आप ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि अगर ये स्लांट पर है तो वो डाउनवर्ड्स ही जाएगी, डाउन हिल ही जाएगी। बट हम इसे अभी वेक्टर्स के टर्म्स में प्रूव करके देखेंगे। तो ठीक है, तो ये कैसा करेंगे। तो अभी जो हमारा mg है, जो वेट है, तो जो ग्रेविटी है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींचती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो mg जो है वेट, वो उसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अटैच्ड रहना है तो उसे ग्राउंड पे भी एक फोर्स देना पड़ता है, और ग्राउंड बदले में उतना ही इक्वल फोर्स उस बॉडी को देता है। इसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। इसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स ग्राउंड देता है, और हम कुछ वेट हमारा ग्राउंड पे लगाते हैं और ग्राउंड भी हमें उतना ही फोर्स वापस से करता है। इसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, और ये हो जाते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी स्टिल खड़ी रहती है, ना ही वो उड़ के ऊपर जाती है नीचे धंस जाती है। तो ये ऐसा है। तो सेम इस केस में भी एक फोर्स रहना चाहिए जो ग्राउंड को जा रहा है। तो हम उसे बना के देखते हैं। हम पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है ग्राउंड की। तो ये लाइन है जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। तो मतलब अब हम इस mg वेक्टर, जो हमारा ये फोर्स वेक्टर है, उसे हम ऐसे रिजोल्व करेंगे जो हमारे इस लाइन के अलोंग रहेगा। तो हम कैसा करेंगे, इसका हेड हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा है इसका कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट है। तो अगर ये थीटा है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा है। तो ये जो हमारा वेक्टर हुआ जो रिएक्शन दे रहा है, मतलब जो ग्राउंड पर एक्ट कर रहा है, वो है हमारा mg cos थीटा। इसको मैं ले लेता हूँ rn, जो रिएक्शन फोर्स बनने वाला है। ठीक है, तो अगर हमने ये वेक्टर बनाया है तो हमें दूसरा भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट mg को रिजल्ट होना चाहिए। इसलिए हम एक और बनाएंगे जो हमारे फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैंने बनाया दूसरा कंपोनेंट, और ये रहेगा mg sin थीटा। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये जो mg sin थीटा है वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट ग्राउंड का केस ये देखिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड को वेट डाल रहा था तो ग्राउंड भी ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा था। तो इससे दोनों भी बैलेंस्ड थे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, उसका नेट इफेक्ट हो रहा था ज़ीरो। लेकिन ये जो mg sin थीटा है, इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा कार है, जो हमारी बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में इस फोर्स के साथ, mg sin थीटा फोर्स के साथ मूव करेगी। तो ऐसा हम प्रूव करते हैं कि गाड़ी कितने फोर्स से मूव करेगी वेक्टर्स से, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमें काफ़ी मदद मिल गई। हम डायरेक्शन के साथ हम वैल्यू भी बता सकते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड से हम मूव करेगी गाड़ी। जैसे कि अगर ये थीटा है, समझिए, इसको ले लेता हूँ मैं 45, तो आप इधर पुट करके आपको मास पता रहेगा तो आप फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम, ये एक वेक्टर का था एप्लीकेशन, वेक्टर रेजोल्यूशन का। आगे भी काफ़ी है जो आपको आगे मैं सिखाऊंगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो ठीक है, अभी वेक्टर रेजोल्यूशन में इधर ही बस करता हूँ, और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप है, और दो टाइप बेस्ड है उनके रिज़ल्ट पे कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है। बट वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट दे देना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल वेक्टर्स और अनइक्वल वेक्टर्स दोनों के लिए होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो सेम टाइप के वेक्टर्स पे होता है। मतलब आप फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर से ही ऐड कर सकते हो, आप फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो अनइक्वल वेक्टर्स के लिए भी चलेगा, आप फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स है, एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट, हमने उसको एक टर्म यूज़ किया है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और दूसरा है जो दूसरा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट है, वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी, उसका डायरेक्शन नहीं रहेगा। मतलब
उसका डायरेक्शन है नहीं रहेगा, उसको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहेगा। तो इसका एग्जांपल है वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है विथ अ डायरेक्शन। तो ये एग्जांपल है जो आपके सामने है, इससे आपको समझने में मदद होगी। चलिए देखते हैं ये एग्जांपल में क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है और इस ब्लॉक पे आप लगा रहे हो फोर्स F। फोर्स एक वेक्टर है, तो ये फोर्स लगाने से समझिए ये ब्लॉक का मिड पॉइंट है, सेंटर है, और ये ब्लॉक मूव हो गया है थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़ी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इस पॉइंट पे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट उसने इतना कवर किया है। तो जो वर्क होगा वो रहेगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, इसलिए क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो एक मैग्नीट्यूड रहेगा। अभी जो फोर्स वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब क्योंकि हम जो हमारा रिजल्ट है उसमें डायरेक्शन आता ही नहीं है, तो उसका मतलब हम इसके रिजल्ट को, मतलब इसके क्या बोलते हैं, इसके जो डायरेक्शन का फैक्टर जो है हम उसे हटा के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि वो है F इंटू एस, मतलब वो मैग्नीट्यूड है। तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर पैरेलल और एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, क्योंकि जब सेम लाइन पे है तब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो अगर एंगल होगा, अगर मानिए कि समझिए मैं फोर्स इधर से नहीं लगा रहा, मैं चाहता हूँ फोर्स मैं ऊपर से लगा रहा हूँ, ये है फोर्स वेक्टर मेरा, तब क्या होगा? तब आप कैसे निकालेंगे? तब इसे कैसा कर सकता है? तब हम अपना वेक्टर रिजोल्यूशन यूज़ करेंगे। देखिए वेक्टर रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन इधर भी है। तो आप क्या करेंगे, मैं पहले तो ये दो फोर्सेस अलग बना लेता हूँ साइड में थोड़ी सी जगह करके। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो इस साइड में है, बड़ा बना रहा हूँ तो आपको दिखेगा, और ये आपका फोर्स वेक्टर है। ठीक है, तो मैं इन दोनों का टेल मैच कर लेता हूँ। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। हम एक्चुअल में इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे क्योंकि इसका रिजल्टेंट एडिशन होता नहीं है जो दो अनसेम यूनिट है। बट मैं क्या करूँगा, एक मिनट में इसको छोटा बना देता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं फोर्स को ऐसे रिजॉल्व करूँगा, इस फोर्स वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व करूँगा कि इसका जो एक कंपोनेंट रहेगा वो एस डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम? बस डायरेक्टली एक एक्सटेंड करेंगे परपेंडिकुलर, और जो ये रहेगा ये आपका रहेगा फोर्स कंपोनेंट। इसको ले लेता हूँ मैं एफ एक्स बार। ठीक है, एफ एक्स बार ले लिया, और इसका वैल्यू क्या है? अगर समझिए ये हमारा जो फोर्स है वो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब इधर ये यहाँ पर ये एंगल जो थीटा है, ये एंगल भी इधर थीटा हो जाएगा क्योंकि ये भी ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये होगा एफ एक्स कॉस थीटा। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों भी वेक्टर है। एक मिनट, एफ एक्स कॉस थीटा मैं हटा देता हूँ। एफ एक्स जो रहेगा, एफ एक्स वो रहेगा एफ कॉस थीटा। जैसा कि देख सकते हैं एफ एक्स वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा एफ कॉस थीटा। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं कि एफ एक्स बार और एस बार मतलब डिस्प्लेसमेंट बार वेक्टर दोनों भी एक लाइन पर है, तो अभी हम इधर भी सेम वैसा लिख सकते हैं। मैं इसको हटा के ऐसा लिख देता हूँ। तो हमारा जिधर वर्क रहेगा वो रहेगा एफ एक्स वैक्टर डॉट एस वैक्टर। एफ एक्स उसको लिख दूंगा मैं एफ एक्स इंटू एस, मतलब डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, और एफ एक्स के पे लिख दूंगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मिनट में इधर मिस्टेक कर दी, एफ वेक्टर रहेगा इधर। ठीक है, तो एफ वेक्टर का आप एक रिजोल्यूशन निकालेंगे, वो होगा एफ एक्स वेक्टर, और एफ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा, इधर मैं कर देता हूँ, एफ एक्स वेक्टर कर देंगे इसको, और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा एफ कॉस थीटा इंटू एस बार, और इसको हम टर्म को मिटा देते हैं सब। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसको हम लिख देंगे एफ एस कॉस थीटा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अगर अभी आप बोलोगे कि नहीं मैंने
फोर्स को एंगल पे लिया था, नहीं, लेकिन मैं इधर डिस्प्लेसमेंट को उसके अक्रॉस लूँगा। मतलब ये हमारा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप अभी क्या करेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करेंगे फोर्स के अक्रॉस। मतलब कि ये आपका एस वेक्टर, एस एक्स वेक्टर है या एस एक्स वेक्टर, जो भी लेना है। बट क्या होगा ना, इससे आंसर सेम ही आने वाला है, बस इधर हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो आखिर में रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो जो ए बी वैक्टर है वो है ए बी कॉस थीटा, और ए बी वैक्टर जो है इक्वल्स टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर है, क्योंकि आप टर्म्स को आगे पीछे करिए, आखिर में कॉस थीटा साथ में ही आने वाला है और ये दोनों साथ में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। और एक और है जो है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट, ये सिंपल मैथ जैसा, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट था। ये अभी हम आगे भी देखेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो बट अभी के लिए हम इतना ही कर देते हैं। हम मेन फॉर्मूला लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट का, तो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट फॉर्मूला जो है हो रहेगा ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सॉरी इसमें मिटा देता हूँ, बिटवीन ए एंड बी। तो ठीक है, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो अभी ये हमारा दूसरा टाइप है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से, मतलब कि अगर आपको ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप इसको ऐसा शो करेंगे कि आप दिखा रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। और मैं सामने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट का। अगर आपको नहीं समझा है, समझने में दिक्कत हुई हो, तो चिंता मत कीजिए, वैसे कि डॉट प्रोडक्ट का आपको बस फॉर्मूला जानने का ज़रूरत है कि बस आपको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन डॉट कॉस थीटा है, ठीक है। तो अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा होता है कि जो आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं ये एग्जांपल से देना चाहूँगा तो आपको अच्छे से समझेगा। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें एक स्टोन है जो एक रोप से बंधा हुआ है और वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो घूम रहा है। हम उसको टाई करके हम उसे घुमा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन दिख रहा है कि आपको कहाँ घूम रहा है। तो हम इधर टर्म ले लेते हैं, ये जो है ये हमारा रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर इसलिए क्योंकि इधर भी इसको डायरेक्शन है, जो क्योंकि ये रोटेट हो रहा है तो इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, इसलिए हम उसको आर वेक्टर ले लेते हैं। जो ये स्टोन है कुछ वेलोसिटी से घूम रहा रहेगा और वो टेंजेंट रहता है हमेशा। तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे ना इसको, तो ये आपको परपेंडिकुलर दिखेगा। मैं इधर टॉप व्यू भी बना देता हूँ। तो ये आपका आर वेक्टर है और ये आपका वी वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर इसी लेंथ जो ये थ्रेड है वही उसका एक्चुअल में आर वेक्टर है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर वेक्टर, ये इसका टॉप व्यू है, इधर से टॉप व्यू से दिख रहा है, ठीक है। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने के लिए भी हम दोनों को साथ में ले आएंगे, दोनों के टेल्स को साथ में ले आएंगे, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए भी किया था। तो ये है आर वेक्टर, ये है वी वेक्टर, ठीक है। तो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा वेक्टर बनेगा वो इन दोनों को भी परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अभी ये तो 2D प्लेन है, बट इन दोनों का जो परपेंडिकुलर रहेगा, समझिए एक्स वाई प्लेन में था तो इनका परपेंडिकुलर आ जाएगा जेड प्लेन में, मतलब वो बाहर निकल के आएगा। तो मैं इसको 3D में थोड़ा बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये था आपका आर वेक्टर, ये था आपका वी वेक्टर। ये आपको 3D में आपको इमेजिन करना है। और ये जो आपका रहेगा
ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। इसका एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी वो एक वेक्टर है और वो है आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब आप बोलेंगे कि चलो ये भी कम्यूटेटिव ही होगा, जैसा डॉट प्रोडक्ट था, मतलब वो वी वेक्टर इंटू आर वेक्टर होगा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट्स थे उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ही था, उनमें डायरेक्शन का कोई टर्म नहीं था, इसलिए आप उनको कम्यूटेट कर सकते थे। आगे पीछे करने से आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इधर जो है थोड़ा अलग है। तो पहला तो हम डायरेक्शन निकालेंगे कि हम डायरेक्शन कैसा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, आर वेक्टर पहला क्यों है और वी वेक्टर बाद में क्यों है। तो ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या बोलता है कि आपको फिंगर्स कर्ल वैसे करने हैं, ऑर्डर में करने हैं। मतलब जैसे कि हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने लिखा है आर वेक्टर पहला है, वी वेक्टर बाद में, मतलब आर वेक्टर इनटू वी वेक्टर। तो ये आपका आर वेक्टर है, आपको आर वेक्टर से वी वेक्टर की तरफ जाना है। तो अगर आप अपने हाथ को सीधा पकड़ के आर से आप ऐसा हाथ अपना आर पे रख के और वी की तरफ जाएंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो कर्ल होगा आपका, और जहाँ पर आपका थंब रहेगा वो डायरेक्शन रहेगा। तो इस केस में वो आ गया पॉजिटिव। जो ये केस है जहाँ पर ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो हमारा ओमेगा आएगा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वो रहेगी ऊपर के डायरेक्शन में। और अगर आप उल्टा कर देते हो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो आपको उल्टा कर्ल करना पड़ेगा जिससे आपका थंब नीचे हो जाएगा, तो आपका आंसर नीचे किधर आएगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको हम सिंप्लीफाई करके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं आर वी साइन थीटा इनटू एन कैप। अभी ये कुछ अलग टर्म है। अभी के लिए मैं बोलता हूँ आप एन कैप को इसको अभी तक साइड में रखिए। एन कैप मैं बताता हूँ क्या है। अभी आर वी साइन थीटा देखिए, आर वी साइन थीटा पहला हमारे डॉट प्रोडक्ट में आया था ए बी कॉस थीटा, मतलब उनका मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, बट इधर आया उनका मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कॉस थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर हमारे वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये जो आंसर आता हमारा ज़ीरो आता, और अगर हमारे वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रहते तो ये हमारा आंसर मैक्स आता, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता। बट क्रॉस प्रोडक्ट में उसका उल्टा है, इसलिए हमने इधर साइन थीटा किया। अगर हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए हमारे नए वेक्टर का, तो हमें 90 डिग्री रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 91 रहता है। तो ये उससे रिलेटेड है। अब ये जो एन कैप है इधर, एन कैप जो है वो डायरेक्शन बताता है। ये एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है। हम किसी भी टर्म के ऊपर, जैसा कि मैंने पिछले में नहीं बताया रहेगा, बट अगर आपका पी वेक्टर है, आप पी वेक्टर बोलते हो, तो पी जो रहेगा पी वेक्टर का मॉड वो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू पी कैप जो रहेगा उसका डायरेक्शन बताएगा। तो वैसे ही जो हमारा ओमेगा वेक्टर बना है जो एन कैप है वो उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया। मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला इधर साइड में लिख लेता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इनटू आप लिख सकते हो एन कैप आर कैप, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। कैप वो डायरेक्शन रहना चाहिए, उसको हम कैप से शो करते हैं उसके। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बट मुझे एक और आपको बताना है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम दूसरे वे से भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम वेक्टर को कैसा रिप्रेजेंट किया था कि उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका एक डायरेक्शन होता है। बट जो हमारा नेक्स्ट न्यू वे है उसमें हम बस एक टर्म से हम पूरे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स। तो ठीक है, देखते हैं वो कैसा होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम ये यूनिट वेक्टर्स का टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डाल रहा हूँ। तो हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।